पाचन तंत्र के कंटिन्यूएशन में ही बीएससी पार्ट 2 के छात्रों के लिए पेपर 2 फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है। उसी में हम डाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा पिछले चैप्टर में कि जो डाइजेशन किस प्रकार से मुख में होता है। मुख में दांतों, जिह्वा, लार ग्रंथियाँ इत्यादि की सहायता से जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसमें सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम मिलता है और फिर वो बोलस के रूप में फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स या जो ग्रसनी है वो एक तरह का ऐसा क्षेत्र है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। और हमारी बिल्कुल नेज़ल कैविटी जो है, नासा द्वार जो हैं, उनके बिल्कुल बैक में ईसोफेगस और लैरिंग्स के ऊपर उपस्थित होता है। ग्रासनाल और जो स्वर यंत्र है उसके ऊपर उपस्थित होता है। 3 पार्ट्स का ये बना होता है। जो निचले 2 पार्ट्स होते हैं ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जो लैरिंजोफेरिंग्स होता है वो ईसोफेगस से कनेक्ट करता है, ग्रासनाल से, और एयर और फूड दोनों का मार्ग होता है। जो एयर है वो लैरिंग्स में एंटर करती है, बट एनीथिंग जब भी कुछ चीज़ स्वेलो होनी होती है तो एयर जो है वो टेम्परेरीली ब्लॉक्ड हो जाती है। इस ग्रसनी को तंत्रिका जिससे ये तंत्रिका जो उपस्थित होती है वो है फेरिंजियल प्लेक्सस ऑफ द वेगस नर्व्स। और इस तरह से जो इस ग्रसनी की पेशियां हैं वो भोजन को आगे ग्रासनाल के अंदर पुश करती हैं, धकेलती हैं। तो फेरिंग्स का कार्य खाली भोजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना पहुंचाकर श्वसन तंत्र से रोककर सिर्फ ईसोफेगस या डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजना होता है ना। इस तरह से भोजन आगे ईसोफेगस में या ग्रासनाल में एंटर करता है। वो एक तरह का वो एक फूड पाइप है जिसको हम गलेट भी बोलते हैं, और ये पूरा ही पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। ये लैरिंजोफेरिंग्स ऊपर की तरफ इसमें उपस्थित होता है और पूरा लंबाई में ये चलता हुआ फिर आमाशय से जुड़ता है। बोथ साइड में इसके ऊपरी तरफ जो कि फेरिंग से जुड़ रहा है और नीचे जो आमाशय से जुड़ रहा है उसमें स्फिंक्टर मसल्स होती है, स्फिंक्टर्स होती हैं, ताकि फूड जो है वो आगे की तरफ ही चले, पीछे की तरफ उसका फ्लो नहीं हो। और इसी तरह से क्रमांकुंचन गति करता हुआ फूड आगे बढ़ता है। एपिग्लॉटिस एक ऐसी संरचना है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फोल्ड हो जाती है ताकि भोजन जो है वो ग्रसनी से होता हुआ सिर्फ ग्रासनाल में जाए, श्वसन तंत्र में या ट्रेकिया में ना जाए। तो ईसोफेगस जो संरचना है ग्रासनाल, वो सिर्फ पेशीय कार्य करती है। उसमें क्रमांकुंचन गति, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है और भोजन जो है वो बोलस की फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो ये जो क्रमांकुंचन गति है उससे क्रमांकुंचन गति होती है। और जो निचला पोर्शन है ग्रासनाल का जो कि पेशीय स्फिंक्टर है, पेशीय होता है, वो जंक्शन जो है वो खुलता है। और वैसे और नॉर्मल टाइम्स में, ऑल अदर टाइम्स के अंदर जब वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन वॉमिटिंग टू प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ द स्टमक फ्रॉम एंटरिंग द एसोफेगस, उसकी रक्षा करता है ताकि जो आमाशय के पदार्थ हैं वो वापस से ईसोफेगस में नहीं आए। As the esophagus does not have the same protection from acid as the stomach, any failure of this sphincter can lead to heartburn. जैसे कि प्रोटेक्शन होता है एसिड से स्टमक में, वैसा प्रोटेक्शन ईसोफेगस या ग्रासनाल में नहीं होता। तो यदि भोजन रिवर्ट होकर एसिड के साथ वापस ग्रासनाल में आएगा तो फिर जलन होने लग जाएगी और वो जो एसिड है वो ग्रासनाल को नुकसान पहुंचाता है। तो स्फिंक्टर्स का कार्य है कि भोजन को अग्रेषित करें, आगे के मार्ग में ही बढ़ने में मदद करें। नाउ ग्रासनाल से होता हुआ जो भोजन है वो बोलस के फॉर्म में क्रमांकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता हुआ स्फिंक्टर मसल्स से द्वारा कंट्रोल उसका मूवमेंट होता है और फिर वह आता है आमाशय में।
आमाशय के अंदर भोजन लिक्विड फॉर्म में आता है ग्रासनाल से होता हुआ, यहाँ मुख में उसकी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग हो चुकी है, और क्रमांकुंचन जो गति है उसके कारण से उसकी और मिक्सिंग हो जाती है, और छोटे छोटे टुकड़ों में जो फूड है वो टूट जाता है और आमाशय के अंदर आता है। आमाशय के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, और क्योंकि लार में अमाइलेज एंजाइम थे जो कि आमाशय तक चलते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कुछ आमाशय में होता है, और जो भोजन है वो काइम में परिवर्तित हो जाता है। जो बोलस था वो अब और भी लिक्विड काइम में परिवर्तित हो जाता है, और फिर पीरियोडिकली समय समय पर आमाशय से आगे इंटेस्टाइन में या आंत में वो पहुंचता रहता है। आमाशय जो है वो हमारा जो एब्डोमेन है, जो उदर है, उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे, और एक तरह से ये कॉनकेव संरचना होती है, अवतल संरचना होती है, जे आकृति की संरचना होती है, और इसमें बहुत सारे लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं जो कि इसके सतह को बढ़ाते हैं, और जब स्टमक पूरा फैला हुआ होता है तो ये फोल्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। उसका इस स्टमक जो है वो बहुत ही डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, बहुत ही इसमें प्रत्यास्थ संरचना है, और उसका एक्सपेंशन हो सकता है, और जो गैस्ट्रिक फोल्ड है स्टमक के, वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 30 ml तक कैपेसिटी इसकी रखते हैं। स्टमक की हम संरचना देखें तो ये वाला जो भाग है ये ईसोफेगस या ग्रासनाल से जुड़ा हुआ है, और इसके नीचे पिछला वाला भाग जो है वो डियोडेनम या ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है। बाकी इसके पूरा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक रीजन, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी जो ईसोफेगस के पास है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, देन उसके नीचे फंडिक और पायरोलस, जो डियोडेनम के पास है वो पायरोलस। जो फंडिक रीजन है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो चीफ सेल्स और एक पैराइटल सेल्स। जो पैराइटल सेल्स होती हैं जो बाहर की तरफ उपस्थित होती हैं, उनका कार्य है गैस्ट्रिक अम्ल सिक्रीट करना और एक इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करना, जबकि जो चीफ सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करती हैं, उनका स्रावन करती हैं। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य रूप से होता है। एक पेप्टाइड हार्मोन है गैस्ट्रीन, जो कि आमाशय की जी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो उद्दीपित करता है कि जो आमाशय की कोशिकाएं हैं, जी सेल्स हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करें। आमाशय में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। ये एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहने वाले एंजाइम होता है, लेकिन जैसे ही इसको HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, वैसे ही ये पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और पेप्सिन में परिवर्तित होते ही फिर ये अपना कार्य करता है। पेप्सिन जो है वो मुख चीफ सेल्स द्वारा स्रावित होता है, जो कि पेप्सिनोजन 1 और 2 जो है वो कार्डियक और फंडिक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन HCl की उपस्थिति में ये एक्टिव पेप्सिन में बदल जाते हैं, और फिर ये नया बनने वाला पेप्सिन दूसरे पेप्सिनोजन्स को एक्टिव करता है, इसलिए हम इसको ऑटोकैटालिटिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रोटीन्स जो हैं फिर इन पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स बिल्कुल सिंपल रूप में पेप्टोन से प्रोटियोज में परिवर्तित कर दिया जाता है आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। उसी प्रकार कुछ मवेशियों में और दूसरे जंतुओं में रेनिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो कडलिंग एंजाइम कहलाता है। ये प्रो रेनिन को पहले रेनिन में कन्वर्ट करता है HCl, और फिर ये जो रेनिन बना है ये केसिनोजन जो दुग्ध प्रोटीन है उसको केसिन में बदल देता है, जो कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर कैल्शियम केसिनेट बनाते हैं, या कैल्शियम पैराकेसिनेट, जो कि दही नुमा चीज होती है। तो ये 2 एंजाइम्स देखे जाते हैं। उसी प्रकार से गैस्ट्रिक लाइपेज उपस्थित है, जो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। चीफ सेल्स और फंडिक ग्लैंड्स जो चीफ सेल्स हैं वो स्रावित करती हैं, और
लाइपेज की जो प्रक्रिया है वो हमेशा पायसीकृत वसा में ही होती है, एमल्सिफाइड फैट में ही होती है। तो अगर एमल्सिफाइड फैट होता है कुछ डिग्री तक तभी गैस्ट्रिक लाइपेज कार्य करता है, अदरवाइज गैस्ट्रिक लाइपेज का जो कार्य है वो बहुत ही कम स्टमक में होता है। कार्डियक ग्लैंड्स जो होती हैं वो कार्डिया का स्टमक के जो अपर पार्ट है, कार्डिया का पार्ट है, उसमें उपस्थित होती हैं, हार्ट के पास होती हैं, और ये वो ग्रंथियां हैं जहाँ पर कि ग्रास नाल जो है वो स्टमक से जुड़ती है, और इनका मुख्य कार्य श्लेष्मा का स्रावन करना ही है। जो पैराइटल सेल्स होती हैं फंडिक भाग में, बताया दो तरह की सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो एक और प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करती हैं जिन्हें इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। गैस्ट्रिक जूस जो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट उसका कंपोनेंट होता है, और उस किस प्रकार से सिक्रीट होता है वो हम देखते हैं कि जो एसिड सिक्रीशन है वो हाइड्रोजन आयन और जो पोटेशियम आयन जो होते हैं उनका प्रोटॉन पंप काम करता है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित है, और उससे ये HCl बनता है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो पैराइटल कोशिका के अंदर जनरेट होते हैं। किससे बनते हैं? वो पानी के टूटने से। पानी के टूटने से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से तुरंत मिल जाते हैं और कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं, और ये कार्बोनिक अम्ल फिर बाद में बाइकार्बोनेट्स बना लेते हैं टूट के। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्य होता है। तो देखिए ये जो जल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, और फिर ये कार्बोनिक अम्ल जो है वो बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं, और जब ये हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं तो पोटेशियम आयन जो है वो अंदर एंटर करते हैं, और इसी के साथ में बाइकार्बोनेट्स जो है वो बाहर निकलते हैं और कैल्शियम के अंदर एंटर करते हैं। ये कैल्शियम आयंस इस बनने वाले हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो हमने देखा अभी किस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। उसके बाद में जो झिल्ली है उसमें से जैसे ही ये बाइकार्बोनेट्स बाहर निकलते हैं वैसे ही क्लोराइड्स जो है वो अंदर एंटर करते हैं, और क्लोराइड के अंदर एंटर करने से ही क्षारकता बढ़ जाती है, उसको हम एल्कलाइन टाइट कहते हैं। देखिए इसमें बाइकार्बोनेट्स बाहर निकले और एक क्लोराइड आयन जो है वो अंदर एंटर करते हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर वो क्लोराइड एल्कलाइन टाइट कहलाती है। अब क्लोराइड्स और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो ल्यूमन में, उसकी जो गुहा है कैनाल की, उसके अंदर जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो है वो कोशिका से बाहर निकल के वो भी ल्यूमन में आ जाते हैं पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज पे, और फिर दोनों मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। एसिड का जो सिक्रीशन है वो 3 प्रकार से कंट्रोल हो सकता है। एक तो एसिटिलकोलिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, एसिटिलकोलिन के द्वारा, गैस्ट्रीन के द्वारा खुद के, और हिस्टामिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसेंशियल है स्टमक पे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी, जो जीवाणु हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को और दूसरे हार्मफुल पदार्थों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक तरह से फूड के प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, और जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है वो है कि निष्क्रिय पड़े हुए पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और एक म्यूकस के अलावा HCl भी हमारे आमाशय को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पेप्सिन आमाशय की दीवार को भी खा सकता है, क्योंकि वो भी प्रोटीन की बनी होती है, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन HCl जो है वो ऐसा होने से मदद करता है म्यूकस की, और आमाशय के अंदर भोजन जो आमाशय के वातावरण को इस प्रकार से अम्लीय बनाए रखता है कि पेप्सिन एंजाइम अपना काम करे और प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में परिवर्तित करे। इंट्रिंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि बहुत ही कम एक्टिविटी करता है लेकिन वहाँ उपस्थित होता है। मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जो सेल्स हैं वो म्यूकस का स्रावन करती हैं और एक अस्तर सा आमाशय के अंदर बना के रखती हैं, जिससे आमाशय प्रोटेक्टेड रहता है।
तो हमने अभी देखा कि जो आमाशय है वो ऊपर से ऊपरी तरफ से जुड़ा होता है ग्रासनाल से